नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस का। कितने प्रकार का होता है इन्वायरमेंट एनालिसिस? आपको बता दें कि जो इन्वायरमेंट एनालिसिस होता है वह दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस। अब इंटरनल क्या है कि जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसका एनालिसिस इंटरनल आ जाएगा। एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर का एनालिसिस है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, वह होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। अब इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस को भी अगर हम पार्ट में बांटे तो इसमें होता है आपका VRIO, उसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस, उसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इसको अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जिसमें माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस आता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको ये जो है क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस और क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस। क्या इन दोनों का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में पड़ता है? क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हो रहा है प्रक्रिया, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ रहा है, वह है इन्वायरमेंट एनालिसिस। इसको आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर हम कहेंगे कि मैम आप तो बोल लेती कि ये जो बाहरी इफेक्ट है ये होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालता है, तो हम इसको क्या कंट्रोल कर पाएंगे? तो आपको बता दें कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको पूर्णतया कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू, हम अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू हम जो है कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हद तक, पूर्णतया नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये हो गया कि अब गवर्नमेंट चेंज हुई, उसका किसी प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी इंडस्ट्री पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने तुरंत कोई नॉर्म बना दिया, कोई रूल्स बना दिया, कोई रेगुलेशन बना दिया पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो उससे रिलेटेड, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसको सबको इफेक्ट पड़ेगा उसका। परंतु अगर आप उस नॉर्म को फुलफिल करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो इसका जो इम्पैक्ट है वह प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। अब बात करें हम इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वह क्या करता है कि हर चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। सेम चीज है कि वह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी लेना चाहेगा। उसके लिए वह अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करेगा। भाई हमें 2 करोड़ का किसी के साथ बिजनेस करना है, हम अपनी कैपेबिलिटी भी चेक करेंगे ना। भाई हमारे पास 2 करोड़ है भी या नहीं है। पता चल रहा है जेब में 2 लाख रुपए नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ की बिजनेस की, क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। उसके बाद जो इन्वायरमेंट एनालिसिस है उसके थ्रू वह कॉम्पिटिटिवनेस की भी बात करती है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, वेल नोन प्रोडक्ट के साथ में अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो क्या वह कॉम्पिटेबल होगा। इसके बाद में
वे ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू जो है वे सिनर्जी इफेक्ट को भी ध्यान में रखती है। क्या किसी कंपनी से अगर हम मर्जर कर ले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट होने वाला है। ये एक यूनिट है, ये हमेशा लॉस में ही जा रहा है, अगर हम इस यूनिट को निकाल दें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। या हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सामने वाली एक पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है, तो क्या हम उसको अपने उसमें ले सकते हैं टेक्नोलॉजी को? क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है? तो ये चीज़ें भी सिनर्जी इफेक्ट में आता है। उसके बाद बात होती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। इन्वायरमेंट एनालिसिस जो है वह स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी बात करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। क्या हम प्रोडक्शन में प्रॉफिटेबल हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है? क्या हमारा मार्केटिंग पावर बहुत अच्छा है? हम किस चीज़ में अच्छे हैं? और एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। हमारे पास फंड ज़्यादा नहीं है, हमारे पास मैन पावर अच्छी नहीं है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को एनालिसिस करके उस पर काम करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंडा होता है। क्यों? क्योंकि उसको गोल अचीव करने के लिए ऐसी वीकनेस को खत्म करना होगा, धीरे धीरे कम करना होगा, तभी वह ग्रोथ कर पाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में दो चीज बहुत मायने रखता है। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज क्या क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अगर कंसीडर कर रही है तो वह प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब रिसोर्सेज में क्या आता है? तो रिसोर्सेज में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्रकार के रिसोर्सेज हो सकते हैं, दोनों को ही कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें, अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्ट्रेंथ आता है, वीकनेस आता है, और इन्हीं स्ट्रेंथ और वीकनेस में ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन को इसी को कंट्रोल करना होता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको इम्प्रूव करना होता है, और जो आपकी वीकनेस है उसको आपको रिमूव करना होता है। समझ में आ गया? स्ट्रेंथ, इम्प्रूव, वीकनेस, रिमूव, तो ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो पाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वैसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है, परंतु जो इंटरनल फैक्टर है उसको यूज करके वह रिस्पॉन्स दे सकता है, वह प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है। अब आपको बता दें कि जो इंटरनल है उसमें आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है। और जो इंटरनल है उसमें आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है। जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, जो एक्सटर्नल है उसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आता है, और जो इंटरनल है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है। अब इंटरनल की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। तो जो स्ट्रेंथ है वह इंटरनल कैपेबिलिटी है, इंटरनल बेनिफिट्स है। आप इसको जो है इंक्रीज करके आप इंटरनल कैपेबिलिटी बढ़ाओगे, जिससे कि आपको इंटरनल बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इंटरनल फेवरेबल जो कंडीशन होता है वह है आपका स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? जो आपकी कुछ कमजोरियां होंगी, जो अनफेवरेबल कंडीशन होगा इंटरनल,
वह आपका वीकनेस हो जाएगा। जो इंटरनल अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो आपके फेवर में नहीं होती हैं, जिससे आपको लगता है कि इसकी वजह से ही हमको लॉस हो रहा है, इसकी वजह से ही हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो वो होता है आपका अनफेवरेबल कंडीशन इंटरनल, वही आपकी वीकनेस कहलाती है। अब अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आता है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर की कंडीशन होती है, चाहे वह मार्केट डिमांड हो गई, चाहे वह आपका लॉ चेंजेस हो गए, या फिर आपका जो है कोई पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, तो उनका जो एनालिसिस है वह जो है आपका अपॉर्चुनिटी करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अभी मोदी जी ने कह दिया कि हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएंगे, डैश डैश इंडस्ट्रीज है, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। आप देखिएगा तुरंत ही उनके शेयर में बढ़ोतरी होने लगेगी। क्यों होने लगती है? क्यों? क्योंकि लगता है ना वो इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है, तो इसको भुनाना ही अपॉर्चुनिटी कहलाती है। अब क्या करते हैं कि जैसे ही एक अनाउंस हुआ, वैसे ही कुछ लोग जो कैपेबल हैं वो फटाक दे उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगते हैं, या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, या वो उस इंडस्ट्री में जो है अपने को कम बैक कर लेते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। अब थ्रेट क्या है? कि किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई खतरा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि जैसे पॉलिटिकल चेंज हुआ, या फिर जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें नॉर्मल सा, तो प्लास्टिक जब बैन हुई, एक अनाउंसमेंट हुआ आज से प्लास्टिक बैन कर दी जाएगी, इस डेट से प्लास्टिक बैन कर दी जाएगी। अब क्या होगा? प्लास्टिक बनाने वाली जो कंपनियां हैं, प्लास्टिक का यूज करने वाली जो कंपनियां हैं, उन सब के अंदर डर आ गया। वो तो बर्बाद हो गया ना, प्लास्टिक इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि भैया प्लास्टिक ही बैन है। अब आपका प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? कौन लेगा आपका प्रोडक्ट? रातों रात अब बेकार हो गए। तो ये हो गई अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस, ठीक है। उसके बाद जैसे मास्क की अपॉर्चुनिटी, कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ भाई, सबको मास्क लगा के जाना है। अब वहां पर मास्क बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी उसने फटाफट जो है, जिन्होंने भी मास्क बना के बेचा उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कोई ब्रांड ले लीजिए, किसी भी ब्रांड की बात कर लें, तो हर ब्रांड में कहीं ना कहीं कुछ जो है अच्छी चीजें होती हैं और कुछ उसकी वीकनेस होती हैं। मैकडोनाल्ड की बात कर लीजिए, मैकडोनाल्ड का फ्रेंच फ्राइज बहुत ही अच्छा। अब वीकनेस क्या है? क्योंकि इन्होंने फ्रेंचाइजीज दे दी, सप्लाई चेन इनका प्रॉपर नहीं हो पाया, एम्प्लॉयज की कमी हो गई, उसके बाद इनका निगेटिव पब्लिसिटी होने लगा, तो ये इनकी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी इनके में क्या हुई कि जो इनकी जियोग्राफिकल कंडीशन था उसको समझ करके इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, अलग अलग जगह पे न्यू जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहे, ब्रांड पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने, ये खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन गए। ये इनकी अपॉर्चुनिटी रही। अब थ्रेट क्या रही? इनके पास टेक्नोलॉजिकल रिस्क रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी प्रॉपर नहीं रही। एथिक्स और मोरल वैल्यू जो है इनको ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो है इनकी डिफरेंट थी, इस वजह से भी इनको प्रॉब्लम हुई। अब क्योंकि ये बर्गर बना रहे थे, फ्रेंच फ्राइज बना रहे थे और बाकी चीजें बना रहे थे, तो हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, जबकि आज के टाइम में जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं।
ये भी इनका एक ड्रॉबैक था। और कुछ इकोनॉमिकल रीजन भी थे जिससे ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर हम बात करें माइक्रो की और मैक्रो की, क्या होता है माइक्रो? तो माइक्रो मतलब कि ऐसे क्लोज एरिया, ऐसे स्मॉल एरिया जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वे नियर ऑर्गेनाइजेशन के हो, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं वह उनका जो वर्किंग है वह इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द रेगुलर बेसिस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेसिस पे इफेक्ट कर रहे हों, या ऑर्गेनाइजेशन के स्मॉल एरिया को या क्लोज एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं, वो माइक्रो में आ जाते हैं, माइक्रो एनालिसिस में आ जाते हैं। अब मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा? मैक्रो मतलब कि ऐसा फेवरेबल, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, ऑल्दो इट्स इफेक्ट the regular basis of the working customers, suppliers, brokers and others। उनका डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु फिर भी वे जो है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं थ्रू, जैसे कस्टमर हो गया, कस्टमर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा ना। कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। कस्टमर बेस नहीं अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं ग्रो करेगा। सप्लायर है, सप्लाई प्रॉपरली करेंगे, आपका काम अच्छे से चलता रहेगा। सप्लाई बंद हुई, ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएगा। ब्रोकर है, सेम चीज उनके साथ भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं ना। अब माइक्रो में क्या होगा कि इनका जो इफेक्ट है, ये इसको डील कौन करेगा? तो आपके डायरेक्टर करेंगे, आपके एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। कस्टमर बेस बनाने के लिए, जैसे कि डेप्ट और इक्विटी का रेशियो 2:1 हो गया, अगर कहीं भी डेप्ट इक्विटी रेशियो चेंज हुआ तो इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। ये आपका माइक्रो हो गया। बोरोइंग पावर है, बोरोइंग पावर आपने एक डिसाइड करके रखा है, बोरोइंग पावर कम हुई, ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सप्लायर हो गया, जैसा कि मैंने बताया, सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सब आ गए आपके माइक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मैक्रो एनालिसिस में। अब मैक्रो की बात करेंगे, ये तो था माइक्रो का। अब मैक्रो की बात करेंगे। मैक्रो में क्या क्या आ जाएगा? मैक्रो एक स्पेशल एनालिसिस होता है, जैसे कि पॉलिटिकल एनालिसिस, लीगल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस और टेक्नोलॉजी एनालिसिस। ये 6 फैक्टर्स होते हैं मैक्रो एनालिसिस में। और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वे इन्हीं 6 फैक्टर से इफेक्ट करती है। पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, माइक्रो और मैक्रो, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैक्रो में आपके 6 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर और टेक्नोलॉजी फैक्टर। और यही 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और इसी से इंडस्ट्री इफेक्ट करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।